हूँ, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोग के लिए लॉन्ग केस में करी थी, तो उसमें जो है हमने फिर पहले मैंने लॉन्ग केस किया लुकीमिया का, फिर उसके बाद एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया किया था। तो आज हम क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से ना मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर दो जो बाकी रहते हैं ना वो लुकीमिया में करा दूँगी। अच्छा, CML क्या है, यानी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इट इज़ अ क्लोनल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल न्यूप्लाज्म, माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल न्यूप्लाज्म, ठीक है। और ये होता क्यों है कि ये डिराइव होता है, एक जीन है BCR-ABL1 जीन, जो कोड करती है एक्टिव टायरोसिन काइनेज को। और ये इसलिए हो जाता है कि इसकी ना इन दोनों जीन्स की जो BCR-ABL1 है, तो क्रोमोसोम लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9 और 22 में उसकी बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो एक फ्यूजन प्रोटो ऑन्कोजीन बन जाती है, जिसमें जो है एक्टिव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। और ये जो टायरोसिन काइनेज है वो क्या करता है कि सेल की प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड करवाता है, और जो एपोप्टोसिस है, फिजियोलॉजिकल जो सेल की रिप्लेसमेंट होती है, वो रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो जो मतलब ये कि फिर उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और इस BCR-ABL1 जीन की जो म्यूटेशन हो रही है, जिससे ये फ्यूजन जीन बन रही है, उसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। अब CML जो है वो 15% ऑफ ऑल लुकीमियाज होता है, और स्लाइट मेल प्रीपोंड्रेंस है, यानी कि 1.6 to 1, और ये 55 to 65 ईयर्स ऑफ एज में हो रहा होता है, ठीक है, मीडियन एज है। अच्छा, इटियोलॉजी में आ जाए अगर, तो कोई फैमिलियल एसोसिएशन नहीं है इसकी, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कोई नहीं होता कि एक को है तो दूसरे को हो जाए, या किसी पेशेंट को है तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सिबलिंग में हो जाए, ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है इसकी। फिर केमिकल और ड्रग्स, उससे भी नहीं होता, यानी कि बेंजीन और टोपोआइसोमरेज 2 किसी भी उससे नहीं देखा क्या गया, इंसेक्टिसाइड एक्सपोजर हो जाए, कुछ हो जाए। सिर्फ एक चीज़ जो है ना जिससे ये होता है, वो है आयनाइजिंग रेडिएशन। वो भी जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गए, या फिर रेडिएशन थेरेपी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए दे दी, तो 5 to 10 ईयर्स के बाद ना ये CML हो जाता है। और जैसे एटॉमिक बॉम्ब के सर्वाइवर हैं, उनको 6 ईयर्स के बाद CML हो गया, और जो चर्नोबाइल के सर्वाइवर्स थे ना, उनमें नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हाई डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन हो, तो फिर जाके CML की ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो जाती है, ठीक है। तो 5 to 10 ईयर्स के बाद, एक्सपोजर के बाद ये डेवलप होता है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी अब वही है कि मतलब एक जो जीन है, क्रोमोसोम है 9, उसका लॉन्ग आर्म ABL1 का, वो ट्रांसलोकेशन उसकी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन विद लॉन्ग आर्म ऑफ ब्रेक पॉइंट क्लस्टर BCR रीजन कहते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन में हो जाए, तो फिर ये फ्यूजन जीन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं BCR-ABL1, और इसी को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये हिब्रिड ऑन्कोजीन होती है। अब ब्रेक पॉइंट का जो साइट होती है ना, उससे फिर दो ट्रांसक्रिप्ट बन सकते हैं RNA के। तो
फिर वही जो मैंने बताया एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करेगा माइलॉइड सीरीज की और रिड्यूस्ड एपोप्टोसिस कर देगा। ठीक है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? 50 to 60% जो पेशेंट हैं जिनको CML होता है वो रूटीन ब्लड टेस्ट पे डायग्नोज होते हैं। तो मतलब अगर ऐसे ममालिक जिनमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही होती है और लोग अपना मेडिकल चेकअप करा, तो उनमें तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वैसे वहाँ पे तो बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि पेशेंट छोटी मोटी अलामात पे तो आते नहीं है डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले जो इसको हो रहा होता है ना, जो रूटीन ब्लड टेस्ट में डायग्नोज हुआ तो उस पेशेंट को सिर्फ फटीग हो रही होगी। ठीक है, एनीमिया की वजह से फटीग होगी। अच्छा, इसका दूसरा बड़ा जो साइन है वो स्प्लीनोमेगैली है, यानी कि मासिव स्प्लीनोमेगैली। और उसमें फिर एब्डोमिनल पेन होता है और जो है वो अर्ली सटाइटी होती है और फिर जो है वो वेट लॉस हो सकता है। ठीक है। और अब ये जो ल्यूकीमिया है ना वो 3 फॉर्म्स में हो सकता है, यानी कि एक इसकी इनिशियल जो फॉर्म है वो इंडोलेंट या क्रॉनिक फॉर्म होती है, फिर दूसरी एक्सीलरेटेड फॉर्म होती है और तीसरी जो है वो ब्लास्टिक स्टेज होती है। ठीक है। तो वो बहुत ही विरुलेंट किस्म की है और ज़्यादातर में जैसे मैंने बताया कि रूटीन ब्लड टेस्ट में डायग्नोज हो जाएगा तो पेशेंट ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। और कुछ लोगों में, ज़्यादातर में तो ये मैंने बता दिया कि ये मासिव स्प्लीनोमेगैली के साथ वो आ रहे होंगे तो उसके सिम्टम्स होंगे, लेकिन 20% लोगों में जो है ना थ्रोम्बोसिस हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम की वजह से भी जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे प्रायरिज्म, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, CVA, कंफ्यूजन, ब्लरिंग ऑफ विजन और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन वगैरह से भी पेशेंट आ सकता है हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम की वजह से। ठीक है। और ब्लीडिंग डायथिसिस भी हो सकते हैं, यानी कि हेमोरेजेस, रेटिनल हेमोरेजेस या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमोरेजेस, पल्मोनरी हेमोरेजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट जो है वो इंडोलेंट से और एक्सक्लरेटेड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इसकी, तो फिर उसकी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, यानी कि फिर वो फीवर के साथ प्रेजेंट होंगे और उनमें वेट लॉस होगा और सीवियर फटीग होगी, बोन पेन होगा और थ्रोम्बोटिक इवेंट्स और इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है। अगर हाई बेसोफिल काउंट है तो उसमें से जो हिस्टामिन निकल रही होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से फ्लशिंग हो सकती है, प्लूराइटिस हो सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर्स भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है। अब हेमेटोलॉजिक मैरो फाइंडिंग्स क्या होंगी? अगर अनट्रीटेड CML है तो ल्यूकोसाइटोसिस रेंज फ्रॉम 10 to 500 into 10 raised to power 9 पर लीटर, इतने ज़्यादा हो सकते हैं। और पेरिफेरल ब्लड की आप अगर डिफरेंशियल उसमें देखेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगी ल्यूकोसाइट हेमाटोपोइसिस की विद प्रीडोमिनेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स, बैंड्स होंगे उनमें, माइलोसाइट्स होंगे, मेटामाइलोसाइट्स होंगे पेरिफेरल फिल्म में, प्रोमाइलोसाइट्स होंगे और ब्लास्ट जो हैं वो लेस देन 5% होंगे, यानी कि ये इंडोलेंट फेज होता है। ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको ज़्यादा मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम मिलता है, लेकिन अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो ये एक वर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। और अनीमिया 1/3 पेशेंट को होता है और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में अगर आप देखें तो ल्यूकोसाइट लेवल्स ऑफ विटामिन B12 बहुत हाई होते हैं, यूरिक एसिड, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, ये सब लाइसोजाइम्स वगैरह सब हाई होते हैं। अब अगर किसी को अनएक्सप्लेन ल्यूकोसाइटोसिस है, उसकी स्प्लीन बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप बोन मैरो का आप एग्जामिनेशन करें। वैसे तो ज़्यादातर ये पेरिफेरल फिल्म में डायग्नोज हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन साइटोजेनेटिक एनालिसिस उसकी होनी चाहिए। तो बोन मैरो हाइपर सेलुलर होगा, जब आप बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे हाइपर सेलुलर होगा, माइलॉइड हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, हाई माइलॉइड टू इरिथ्रॉइड रेशियो होगा, यानी कि
15 to 20:1, यानी कि 20 अगर ल्यूकोसाइट्स हैं तो 1 सिर्फ एरिथ्रोसाइट होंगे, ठीक है। मैरोब्लास्ट टिपिकली लेस देन 5% होंगे, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडोलेंट या क्रॉनिक फेज में है ये, ठीक है। और अगर 15% से ज़्यादा आ रहे हैं पेरिफेरल ब्लड में या बोन मैरो में, तो उसका मतलब है एक्सलरेटेड फेज है। और अगर 30% से ज़्यादा आ रहे हैं तो ब्लास्टिक फेज होता है वो। और इंक्रीज रेटिकुलर फाइब्रोसिस मिल सकता है, मतलब पहले जब 2001 से पहले जब इसकी ट्रीटमेंट, जो नोवेल ट्रीटमेंट आ गई है TKI इनहिबिटर, वो नहीं आई थी, तो बुसल्फैन से जब ट्रीट करते थे तो एक स्पेंट फेज आ जाता था, यानी कि बिल्कुल ही माइलोफाइब्रोसिस हो जाता था पेशेंट को। तो वो जो है ना बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, 1 to 2% TKI इनहिबिटर से हो जाते हैं, यानी कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि साइटोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर फाइंडिंग क्या होती हैं। तो मतलब डायग्नोसिस CML की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है ट्रांसलोकेशन ऑफ 9 and 22, यानी कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होगा उनमें सेल्स में, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 90% तो जी बैंडिंग कैरियोटाइप से हो जाता है, लेकिन जो है 10% कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेशंस भी होती हैं इसकी BCR ABL1 की। तो उसके लिए जो है ना फिर आप क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन और PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पेरिफेरल ब्लड में अब ये टेस्ट हो जाते हैं, यानी कि फिश और PCR, लेकिन कभी कभार ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाता है पेरिफेरल ब्लड में, तो बोन मैरो में करना ज़रूरी है। और जो इसकी जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो असेस करना है ट्रीटमेंट सही हो रही है या नहीं, तो उसको भी असेस करने के लिए ना एवरी 6 मंथ पेरिफेरल ब्लड में PCR और FISH कराया जाता है, ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को देखने के लिए कि भाई उसकी रिस्पॉन्स क्या है, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, कुछ में 5 to 10% पेशेंट ऐसे होते हैं, 90% में तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव होता है, और कुछ में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की अदर मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ भी मॉलिक्यूलर मिल सकती हैं। लेकिन 5 to 10 में कुछ एडिशनल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। वो क्या है कि मतलब ट्रायोसोमी 8 हो, या डबल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हो, या 17 की डिलीशन हो, तो ये बहुत ही वर्स्ट प्रोग्नोसिस कर देते हैं फिर CML की, ठीक है। और अगर मतलब वही जैसे मैंने बताया ब्लास्ट और बेजोफिल्स, अगर बेजोफिल की काउंट भी ज़्यादा आ रही है तो प्रोग्नोसिस उसकी बहुत ख़राब होती है, या थ्रोम्बोसाइट्स कम आ रहा है तो भी प्रोग्नोसिस ख़राब है। या 10% जो है जिसमें जो है ट्रायोसोमी 8 आ रहा है, डबल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आ रहा है, या ये क्या आ रहा है 17 क्रोमोसोम की डिलीशन है, तो वो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। अब मॉनिटर कैसे करेंगे? जब आप थेरेपी शुरू कर दिया आपने, जो नॉवल थेरेपी आ गई है इसकी, यानी कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, तो साइटोजेनेटिक्स आप देखते हैं ना, फिर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी फिश से और PCR से, यानी कि इन सॉरी फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, उससे आप मॉनिटर करेंगे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो गायब हो गया या नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है। और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस भी वो इंडिकेट करेगा, मतलब है कि अगर 12 मंथ्स ऑफ TKI जो फर्स्ट लाइन आपने दिया और उससे 12 मंथ्स तक नहीं ख़त्म हुआ अगर, तो फिर ये इंडिकेट कर रहा है ट्रीटमेंट फेलियर, या फिर एक्सलरेटेड फेज में चला गया तो वो भी जो है वो ट्रीटमेंट फेलियर को वो करेगा, यानी कि फिर आप चेंज करें ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक ना, अब इसमें जब आप उसको फॉलो करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स जब देखते हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जब आपने शुरू किए, तो उसमें एक पार्शियल साइटोजेनेटिक रिस्पॉन्स आपको मिल सकती है। उसमें 35%, 10 to 35% जो है ना
पॉजिटिव मेटाफेज में मिलेगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो आप कहेंगे पार्शियल साइटोजेनेटिक है। और मेजर मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं एमएमआर, तो वो रेफर करता है कि BCR-ABL1 जो है लेस देन 0.1% हो जाए, तो उसको कहेंगे एमएमआर, यानी कि मेजर मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स। फिर एक होता है, इसको ना MR3 भी कहते हैं। अब MR4 है नेक्स्ट। MR4 refers to BCR-ABL1 ट्रांसक्रिप्ट लेस देन 0.01, वो लेस देन, जो M3 था वो लेस देन 0.01 था, ये लेस देन 0.01% है। और MR4.5 भी होता है, उसको कहते हैं डीप मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स रेफर्स टू BCR-ABL1 ट्रांसक्रिप्ट लेस देन 0.0032%। ठीक है, इस तरह से फिर ना उसको मॉनिटर किया जाता है। अब अगर मतलब ये कि CML की अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो उसमें ना प्रोग्रेशन अगर हो रही है तो एसोसिएटेड ग्लूकोसाइटोसिस वो रेजिस्टेंट टू थेरेपी होगा नंबर 1। जाहिर है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम गायब ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एनीमिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर, वेट लॉस, और इंक्रीज ब्लास्ट मोर देन 15% हो जाएंगे, जो इंडोलेंट में लेस देन 5% होते हैं, और बेजोफिल्स वगैरह वो सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया कि 15% अगर है तो एक्सलेटेड फेज, मोर देन 30% है तो ब्लास्ट फेज। अच्छा, मीडियन सर्वाइवल जो है ना एक्सलेटेड फेज में 4 years 70% है, ब्लास्टिक फेज में जो है वो उससे भी मतलब कम हो जाता है, उसमें लिटिक बोन लीजन, सॉफ्ट टिश्यू में शीट्स ऑफ ब्लास्ट, एक्स्ट्रा मेडुलरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और इसका जो है ना वो 25% घट जाता है, मतलब ये कि 25% हो जाता है इसका सर्वाइवल पे। प्रोग्नोसिस एंड CML कोर्स। अब जो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स है ना, यानी कि फर्स्ट लाइन इनहिबिटर जो है वो है इमाटिनिब मिसाइलेट। ठीक है, तो जब से ये आया है ना 2001 से ये वाली ड्रग, तो 1 to 2% मोर्टेलिटी घट गई है, यानी कि सिर्फ 1 to 2% है 20 years ऑफ ऑब्जर्वेशन। और 10 year सर्वाइवल जो है ना वो 92% है अगर देखा जाए CML में। तो अभी भी TKI थेरेपी अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट 2 years में 1 to 2% लोग फिर भी एक्सक्रेटेड फेज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर कॉम्बिनेशन TKI को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, फॉलोड बाय एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट CML की जो है वो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं, 6 तरह के हैं वो, और 5 जो है उनमें से वो ओरल हैं, एक सबक्यूटेनियस देना पड़ता है। तो पहला फर्स्ट लाइन जिसे कहते हैं ना वो है इमाटिनिब मिसाइलेट, और उसकी डोज होती है 400 मिलीग्राम डेली। ठीक है, और कंप्लीट साइटोजेनेटिक रिस्पॉन्स 83% मिल जाता है। और सेकंड लाइन में जो है ना वो आते हैं नीलोटिनिब, जैसाटिनिब, बोसुटिनिब, और थर्ड जनरेशन में जो है या थर्ड लाइन जो है वो है पोनाटिनिब। ठीक है, और छठा जो है ना, ये सारे जो मैंने बताया हैं वो सब ओरल हैं, और जो सिक्स्थ है वो उसका नाम है ओमासीटेक्सिन, अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये, और क्रॉनिक एक्सक्लरेटेड या ब्लास्टिक फेज में उसको सबक्यूटेनियसली देते हैं। अगर CML का फेलियर हो जाए, 2 और मोर TKIs आपने दिए, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर आप ये दे सकते हैं। ठीक है, और इंडक्शन उसकी करते हैं 14 days रेगुलरली सबक्यूटेनियसली दिए जाता है, फिर 7 days उसकी कंसोलिडेशन के लिए दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब रेमिशन में आ जाए पेशेंट तो उसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। पहले 2000 से पहले तो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिया जाता था ना, यानी एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बट लेकिन अब जो है फर्स्ट लाइन जो है आप
TKI से ट्रीट करते हैं, फिर जब अगर रिलैप्स हो जाए तो फिर आप देते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो अगर एक TKI फेल हो गया तो आप दो कॉम्बिनेशन से दे सकते हैं। एक्सेलरेटेड फेज हो गया तो थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन TKI दे सकते हैं, फिर वो भी और उसके बाद जब रेमिशन अगर हो गया तो फिर आप एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ऑफर करेंगे। अब मॉनिटरिंग कैसे करेंगे थेरेपी की? जैसा मैंने बताया है कि कंप्लीट साइटोजेनेटिक रिस्पांस अगर 12 मंथ में हो गया इमाटिनिब से एंड इट्स परसिस्टेंस लेटर, तो इट इज़ कंसिस्टेंट विद प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग सर्वाइवल। 92% है कि प्रोलॉन्ग सर्वाइवल हो गया। ठीक है, फेलियर अगर है कि कंप्लीट साइटोजेनेटिक रिस्पांस 12 मंथ्स में नहीं मिला, या साइटोजेनेटिक या मॉलिक्यूलर स्टडीज़ जो हैं वो दोबारा शो करने लगी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को जो पहले गायब हो गया था, तो उसको भी आप ट्रीटमेंट फेलियर ही कंसिडर करते हैं और इंडिकेशन होता है कि चेंज करते हैं थेरेपी को। ठीक है, और जब इमर्टिनिब थेरेपी है तो उसमें मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है एवरी 6 मंथ्स, पेरिफेरल ब्लड में PCR और फ्लोरेसेंट इन सीटू हिब्रिडाइजेशन से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को चेक करते रहते हैं। कंप्लीट साइटोलॉजिक रिस्पांस ये है कि वो गायब हो जाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो तो 6 मंथ्स में, या फिर अगर एक्सेलरेटेड फेज में जा रहे हैं तो एवरी 3 मंथ्स में कर सकते हैं। और साइटोजेनेटिक रिस्पांस रिलैप्स अगर हो गया तो फिर आप TKI को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर भी जो है ना 3 to 5 ईयर सर्वाइवल सेकेंड लाइन TKI से है 80 to 90%, फॉलोड बाय एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, एक्सेलरेटेड और ब्लास्टिक फेज में क्या करेंगे आप? फिर भी कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी दे सकते हैं फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के साथ, यानी कि डासाचिनेब, नीलोचिनेब, बोसोचिनेब, पोनाचिनेब, ये सब देंगे कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी टू रिड्यूस CML बर्डन एंड फॉलोड बाय, जब रेमिशन हो जाए तो फिर एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इसकी भी जो है ना एक्सलेटेड फेज में भी है 30 to 50% रिस्पॉन्स रेट है इसका। अच्छा, और दूसरी ट्रीटमेंट भी है, यानी कि जो एक्सलेटेड फेज और ब्लास्ट फेज में दी जा सकती हैं, वो इंटरफेरॉन अल्फा भी है, अभी कॉम्बिनेशन उसका टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर के साथ। ठीक है, अगर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जो है वो फेल हो चुके हैं। दूसरे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है, हाइड्रोक्सी यूरिया है। ठीक है, वो है इफेक्टिव और टेम्पररी मेजर होता है, यानी डेफिनेटिव थेरेपीज जो आपको देनी है उससे पहले आपने ही दे दिया, और पहले जो दिया जाता था वो सल्फैन, तो वो भी दिया जा सकता है अभी एक्सलेटेड और प्लास्टिक फेज में टू induce remission before you can do the allogenic stem cell transplantation. स्प्लीनेक्टमी पहले की जाती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। स्प्लीनिक इरेडिएशन भी रेयरली यूज्ड है। ल्यूकोफेरेसिस आप कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा माइलोइड सेल्स जो हैं हाइपर उनकी जनरेशन हुई है, तो फिर आप कर सकते हैं ल्यूकोफेरेसिस। अगर प्रेगनेंसी हो गई, ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो TKI, सब TKI जो हैं वो टेराटोजेनिक होते हैं, तो उनको फ़ौरन रोक दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ल्यूकोफेरेसिस किया जाता है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जा सकता है, टिल डिलीवरी दिया जाता है, यानी कि। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया CML। इसमें मेन बात याद रखने की यही है कि भाई ट्रांसलोकेशन ऑफ 9 and 22 क्रोमोसोम हो रही है, और हिब्रिड ऑन्कोजीन बन रही है जो एक्टिव टायरोसिन काइनेज है, और उसको इनहिबिट किया जा सकता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर से। और जो है इसके 3 फॉर्म जैसे मैंने बताया, इंडोलेंट होता है, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट फेज। और मेन चीज़ तो यही है, अगर आपका आ गया
मासिव स्प्लीनोमेगैली के साथ कोई पेशेंट आपको मिल गया, फीवर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, वेट लॉस, तो फिर आपको डीटी में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपका उसमें मतलब ये तो आसान ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ना अगर आप अपने पास लिख लेंगे ना, जाहिर है जो कोई भी आपको बताए उस वक्त तक ये चीज़ याद नहीं होती जब तक आप खुद अच्छे से कंसंट्रेशन से ना पढ़ें और फिर उसको लिख ना लें, क्योंकि ये इतना किताब से आप पढ़ते रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही डिटेल बताई हुई होती हैं, चले उसको आप छोड़ दें, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और ये सब, लेकिन ये कि मेन चीज़ तो आप याद रखें ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा वाइब हो जाएगा। ओके, गुड लक। खुदा हाफिज़। ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।